हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या पढ़ा? प्रतिरोध पढ़ा। प्रतिरोधों के बारे में सब चीज़ें हमने पढ़ ली। इसके बाद हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मीन आप समझ सकते हो कि संयोजन होता क्या है। क्या होता है संयोजन? अगर आप कहते हो कि मैंने कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ा, मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को आपस में जोड़ा, तो जोड़ने की जो चीज़ें ना, जो हम एक परिपथ को दूसरे परिपथ से जोड़ते हैं, तो जोड़ना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। तो संयोजन कितने प्रकार के होंगे? हम संयोजन यहाँ दो प्रकार के पढ़ेंगे। कौन से? पहला नंबर आएगा हमारा श्रेणी, 2 नंबर आएगा हमारा समांतर। ये दो संयोजन हम यहाँ पढ़ेंगे। अब दोनों संयोजन जब पढ़ेंगे तो इसकी कुछ डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, जो हमें याद करनी पड़ेगी। 10th के बोर्ड के अंदर पूछी भी जा सकती है कि अगर आप क्वेश्चन आ जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए एवं सचित्र विस्तार से बताइए। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ गई तो आपको उसमें श्रेणी क्रम संयोजन की क्या देनी पड़ेगी? परिभाषा देनी पड़ेगी। वो देनी ही पड़ेगी, जरूरी ही है। तो अब देखिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1 नंबर बात आएगा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? श्रेणी को बोलते हैं सीरीज, संयोजन को कॉम्बिनेशन, और संयोजन को आपको पता ही है। अब देखिए, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने एक परिपथ को, यानी एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ जोड़ा, तो यानी एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के साथ ऐसे जोड़ता हूं, जैसे ये प्रतिरोध, इसको मैं इसके साथ जोड़ता हूं, तो इसका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मैंने संयोजन कर दिया। तो अब ये दो प्रतिरोध जोड़े हैं, और इसी के साथ अगर मैं कोई तीसरा प्रतिरोध और जोड़ देता हूँ, यहाँ एक और यहाँ भी एक, ये 3 प्रतिरोध मैंने आपस में जोड़े। यानी पहला ये जोड़ दिया, तीसरा मैंने ये जोड़ दिया। ये जो प्रतिरोध जोड़े हैं वो परिपथ के रूप में जोड़े जाते हैं, और इसी के साथ इसकी परिभाषा निकलती है। आप देखिए, पहले मैं डायग्राम पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से लिखूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ एंट्री जोड़ दी, यहाँ एक कुंजी जोड़ दी। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस बी वोल्ट की है, ये कुंजी है, इसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन का साइन मैंने आपको बताया था कि अगर ये डॉट आएगा तो हमारा परिपथ क्या होता है? ऑन होता है। तो परिपथ ऑन हो गया तो उसमें धारा भी क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो अब यहाँ से क्या निकलेगी? करंट निकलेगा, धारा निकलेगी। वो आई कैसे निकलेगी? प्लस से माइनस की ओर निकलती है। आप सभी को इस बात का तो पता ही होगा। वैसे ही नॉर्मल साइंस से कि प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस। अब देखिए कि अब मैंने यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ी, R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध जोड़े। अब इन 3 प्रतिरोधों में क्या जाएगी? हमारी वोल्टेज जाएगी। वोल्टेज जाएगी V1, V2 एंड V3, V3। अब देखिए, अब यहाँ ये जोड़े प्रतिरोध। अब प्रतिरोध जोड़े तो इसकी परिभाषा होगी। परिभाषा देखिए आप कि अगर पहले प्रतिरोध, इसमें परिभाषा बताई गई है कि इस संयोजन में पहले तार के परिपथ को, पहले तार को दूसरे तार के पहले सिरे से, मतलब यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। अब देखिए परिभाषा, पहले तार, ये हमारा पहला तार। देखिए परिभाषा आप गौर से समझे, बड़ी इजी है। पहले तार, ये पहला तार हो गया, ये हमने जो बनाया ये हमारा पहला तार हो गया। पहले तार का दूसरा सिरा, पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे सिरे के पहले बिंदु से जोड़ा जाए। समझ में आ रही बात? पहले तार का पहला सिरा
पहले तार का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से, और जो दूसरे तार का दूसरा सिरा है बिंदु C वो तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाए तो यह जो बनने वाला संयोजन है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। मतलब ये है कि पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से और तीसरे तार का पहला सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से जोड़ा जाए तो इस प्रकार जो बनने वाला संयोजन है वह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको ये बताया है। यानी ये जो संयोजन हम बनाते हैं उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसकी सीधी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो ये जो बनने वाला जो प्रतिरोध है, बनने वाला परिपथ, बनने वाला संयोजन हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से धारा गई, यहाँ से कितनी गई, आई धारा गई, यहाँ आई गई, यहाँ आई गई, ऐसे तो नहीं है। आप ये कहते हो कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि यहाँ से मैंने कह दिया कि यहाँ धारा आई गई तो यहाँ भी धारा आई जाएगी, यहाँ भी धारा आई जाएगी तो सेम। क्वेश्चन देखिए, अगर आपने यहाँ एक बल्ब लगाया, क्या लगाया, यहाँ भी एक बल्ब लगाया और यहाँ भी एक बल्ब लगाया। अब यहाँ से आप बैटरी जोड़ते हो, यहाँ से आप क्या जोड़ते हो, बैटरी जोड़ते हो। यहाँ से आपने क्या दिया, करंट दिया। क्या दिया दोस्तों, आपने यहाँ से करंट दिया। अब करंट दिया तो आप ये कहते हो यहाँ का बल्ब तो सर जग गया और यहाँ का क्या हो गया, कम जगह, और यहाँ से थोड़ा और कम जगह। ऐसा थोड़ी होता है। आप ये कहते हो कि अगर आप यहाँ से आई धारा दोगे, यानी मैंने मान लिया यहाँ से मैं 110 वोल्ट की बिजली दे रहा हूँ, 10 वोल्ट का करंट दे रहा हूँ, वोल्टा गई, यहाँ से करंट गया, करंट जाएगा तो यहाँ का बल्ब भी उतना ही ऑन होगा जितना कि दूसरा होगा, दूसरा उतना होगा जितना तीसरा होगा। जितने आप बल्ब जोड़ते जाओगे तो धारा सभी में सेम जाएगी। वही कंसेप्ट यहाँ लगता है। यहाँ की वोल्टेज यानी यहाँ की धारा सेम, यहाँ की धारा भी सेम और यहाँ की धारा भी सेम। बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पकड़ना है। अब देखिए, अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। अब मैंने ये कहा कि R1 प्रतिरोध में प्रवाहित वोल्टता, प्रवाहित विभवांतर। अब मैं कहता हूं विभवांतर मैंने क्यों लिखा, विभव में अंतर। यानी अगर आप एक सिरे से मैं अनंत आवेश को लेके आता हूं, वो दूसरे आवेश इन दूसरे सिरे तक पहुंचने में जो अंतर होगा वो हमारा विभव में अंतर कहलाएगा, हमारा वो कहलाएगा विभव में अंतर। तो ये हमारा विभवांतर हो गया। तो अब देखिए विभवांतर कितना हुआ, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि विभवांतर हमारा कितना होगा। अब देखिए, अब विभवांतर यहाँ से गया, V बराबर हमने ओम के नियम से पढ़ा है, V बराबर IR होता है। अब धारा क्या गई दोस्तों, सेम गई, यानी V1 बराबर IR1। कैसे समझ में आया, V बराबर IR, ओम के नियम से हमको पता है, I सेम है, R1 हम चेंज कर देंगे, हमें पता ही है, हमने चेंज कर दिया। इक्वेशन नंबर आप एक भी दे सकते हो, देना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। और R2 प्रतिरोध में प्रवाहित विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा दोस्तों IR2। ये दो हो गया। अब तीसरे के ऊपर बात चलते हैं, तीसरा प्रतिरोध, यानी सभी में क्या जाता है, अलग अलग जाएगा, करंट सेम है, वोल्टता अलग अलग हो गई। ओके दोस्तों, श्रेणी में। तो अब IR3 हो गया। ये तीनों परिपथ हमने ले ली। अब देखिए V1 V2 V3। अब मैं ये कहता हूं कि सभी में वोल्टता मेरी क्या जाए, सेम जाए। मैंने ये कहा तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर यानी विभवांतर क्या जाए, सेम जाए। मैंने मान लिया सेम जाए तो V बराबर क्या होता है, V1 V2 प्लस सो दैट V3, यानी V1 V2 प्लस V3 तीनों का योग करते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीनों का योग करते हैं, यहाँ बॉक्स में आएगा उत्तर, आप देख लीजिएगा। अब देखिए V बराबर V1 V2 प्लस V3 IR1 IR2 और एंड IR3। अब I कॉमन R1 R2 प्लस R3। अब ये तीनों आए,
तो अब हम कहेंगे V बराबर I R1 R2 R3। तो ये जो इक्वेशन बनी वो हमारी 3 बनी, सॉरी 4 बनी। कैसे? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई। ये आप यहाँ तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, V बराबर I R। अब मैं ये कह दूँ, मैंने अब क्या कहा, बात पे नोट कीजिएगा कि जो हमने परिपथ लिया है उन सब प्रतिरोधों को मैं एक मान लूँ। क्या मान लिया मैंने? एक मान लिया। कैसे? देखिए, अब अगर सब परिपथों को मैं एक मान लेता हूँ, अब देखिए यहाँ बैटरी जोड़ दी, यहाँ कुंजी भी जोड़ दी, प्लस माइनस धारा गई इसमें से, ये R हो गया, V1 जाएगी और I। अब देखिए I करंट जा रहा है, सबका सेम। तो ये जो परिपथ बनाया है, इस परिपथ में के मध्य विभवांतर क्या होगा, यानी तुल्य प्रतिरोधों के सिरों पर ये जो परिपथ बनाया है, इन सब परिपथों को यानी सब परिरोधों को, प्रतिरोधों को मैंने क्या बना दिया? तुल्य प्रतिरोध मान लिया। तो अब है कि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध में विभवांतर, यानी तुल्य प्रतिरोधों में कितना विभवांतर गया दोस्तों? V बराबर ओम के नियम से V बराबर I R होता है, तो मतलब V बराबर I R हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 से आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो आपको क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। समीकरण 4 व 5 से, 4 व 5 से देखते हैं। V से V तो कैंसिल आउट हो रहा है, V से V, यानी V से V कैंसिल आउट तो हो गया। तो I R बराबर R1 R2 R3 और I कॉमन है, I से I भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो R बराबर R1 R2 एंड सो दैट R3। ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। अब मैं क्या कहता हूं कि ये जो प्रतिरोध बनाया, ये क्या जा रहा है कि इन सब का योग है। कैसे? जितना प्रतिरोध यहां से दोगे तो R1 R2 R3 का जो प्रतिरोध यानी आंसर आएगा वो R के बराबर आएगा। इतनी सी बात है कि जो प्रतिरोध आप ले, तो अगर इन सभी को तुल्य मानोगे तो इन सभी का जो योग है वो इसके बराबर आएगा। तो ये जो आंसर हमने लिया वो हमें क्वेश्चन आंसर हल करने के लिए काम में आएगा। तो इसके हिसाब से हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए बुक से करेंगे हम क्वेश्चन, या नोट कर लीजिए, आपको जैसी इच्छा लगे कि मुझे ऐसे नोट करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र के बाद आप डेफिनेशन है, मैंने श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा बोली थी, पहले तार का दूसरा, वो आप समझ गए, उनको हम परिभाषा लिखें। उसके बाद चित्र, चित्र के बाद ये डेफिनेशन, इसके बाद ये, और उसके बाद हम सबको तुल्य मानेंगे। तुल्य के बाद हमें ये लिखना है, इसके बाद आंसर आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का पहला क्वेश्चन। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके बाद जो हम ये चैप्टर क्लोज कर देंगे। उस चैप्टर क्लोज अब करेंगे दोस्तों इसके क्वेश्चंस, यानी श्रेणी क्रम संयोजन के क्वेश्चन। देखिए किस हिसाब से करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 3 ओम 4 ओम व 5 ओम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 ओम 4 ओम व 5 ओम का मीन क्या? ये ओम का साइन है जो किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन आप हल करो तो उसमें आपको लास्ट में मात्रक दिया जाता है, उस मात्रक से आपको पहचानना होगा कि ये मात्रक किस वैल्यू का है। तो ये है हमारे प्रतिरोध का। तो 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध, यानी R1 हमें दे दिया 3 ओम और R2 दे दिया हमें 4 ओम और R3 दे दिया हमें 5 ओम।
प्रतिरोध के सिरे एक परिपथ के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े और उसने बता भी दिया श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए हैं। तो इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 वोल्ट की बैटरी यानी V बराबर हमें 6 वोल्ट बता दिया, ये वोल्ट है। अब देखिए परिपथ चित्र बनाते हैं। यहाँ बैटरी जोड़ दी, ये कुंजी बनाई दी जो ऑन है, धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो जाएगी। 6 वोल्ट की बैटरी है प्लस माइनस, ये बता दिया 3, ये 4 और ये 5। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा चाहिए यानी हमें चाहिए I कैसे ज्ञात होगा देखते हैं कि हम जानते हैं V बराबर IR ओम के नियम से, यानी V समानुपाती I। तो देखिए V बराबर IR है तो हमें I चाहिए, तो V अपॉन R। अब देखते हैं कैसे। I बराबर, इसने कहा कि प्रत्येक प्रतिरोध में यानी इसमें भी और इसमें भी। हम पहले एक का ज्ञात करते हैं। अब देखिए हमें चाहिए R, हमें R क्या पता है कि इसका नहीं चाहिए, हमें टोटल चाहिए। हमें क्या चाहिए, R तुल्य चाहिए, RS यानी R सीरीज का चाहिए। तो अब देखिए मैं अलग कर देता हूं कि R बराबर R1 3, 4 और 5 है, तो ये कितना आ गया, 12 आ गया। R बराबर 12 ओम आ गया। तो R का मान हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ये 6 है, R 12 आ गया, वोल्ट हमारा 6 है, तो 1/2 यानी 0.5। अब धारा का मात्रक हमें पता है एम्पियर होता है, हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख लीजिए एम्पियर। ये हमारा धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है कि V बराबर IR हमने ज्ञात कर लिया। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर और चाहिए हमें, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर चाहिए यानी V चाहिए हमें, V बराबर IR चाहिए। पहले के ऊपर ज्ञात करते हैं, V वोल्टेज जारी है, IR1, I कितना निकाला 0.5 निकाला, यानी V1 इसका, V2 इसका और V3 इसका चाहिए। 0.5 इंटू 3 कितना हो गया 1.5, 5 दिए 15, 1.5 क्या आ गया, वोल्ट आ गया। ये आ गया हमारा V1 का। अब हम ज्ञात करेंगे V2 का। V2 का कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 4 है 2.0 वोल्ट, ये V2 आ गया। अब चाहिए हमें V3 का। V3 0.5 इंटू 5 2.5 वोल्ट, इसका भी आंसर आ गया। V1, V2 और V1 सबका हमारे पास आंसर आ गया। तो पहले का हमने ज्ञात किया धारा बराबर I बराबर V अपॉन R, वो हमने डिफाइन कर लिया। जो जो चीज़ आपसे पूछी जाए वो आपको इसमें हल करके दिखानी होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन अलग से आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आप कहते हो कि ये प्रतिरोध आपको दे दिया, इसी के साथ एक दूसरा प्रतिरोध दे देगा और यहाँ एक तीसरा दे देगा। अब आपको ये डिफाइन करना है कि ये कौन सा है, ये कौन सा और ये कौन सा है। इसके हिसाब से भी हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा समांतर क्रम संयोजन। चलिए समांतर क्रम संयोजन हमारा दूसरा संयोजन हम अब पढ़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए इस संयोजन में क्या होता है। इस संयोजन में हम ये कहेंगे कि जो पहला सिरा होता है हमारा, पहला सिरा यानी प्रतिरोध के तारों का पहला सिरा एक किसी बिंदु से जोड़ा जाए और जो दूसरा सिरा है प्रतिरोधों का वो दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। यानी कहने का मीन ये है कि अगर हम एक प्रतिरोध को लें, कैसे, ऐसे
ये हमारा पहला प्रतिरोध, ये किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए, नहीं ये ए से जोड़ दिया हमने, अब यहाँ लो तो यहाँ ले लीजिए, ए ले लीजिए और यहाँ हम बी ले लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध हमने बिंदु बी से और ए से जोड़ दिया। दूसरा भी हम जोड़ते हैं, ये देखिए दूसरा जोड़ दिया। अब हम क्या जोड़ेंगे, तीसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे। ये तीसरा भी हमने जोड़ दिया। जो बनने वाला परिपथ है वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और ये कुंजी हमने खाली छोड़ दी। अब ये है हमारी कुंजी ऑन है, तो आपको पता ही है धारा निकलेगी, प्लस से माइनस की ओर भी जाएगी। तो अब देखिए ये कितना है, R1, ये R2, अब ये R3। अब देखिए धारा गई I, अब I धारा क्या जाती है, देखिए आप कि आप ये कहते हो कि यहाँ आपने एक परिपथ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया प्रतिरोध और यहाँ भी प्रतिरोध जोड़ दिया। अब यहाँ से धारा I गई, यहाँ जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2 एंड यहाँ जाएगी I3, तीनों में अलग अलग गई। अब जब अलग अलग जाएगी ये इसको क्या कर देगी, कम ज़्यादा करेगी, यानी इसने I1 को क्या कर दिया, थोड़ा कम किया। फिर ये क्या करेगी, प्रतिरोध I1 को थोड़ा और कम करेगी, फिर ये और कम करेगी, तो यहाँ आएगी ना जो I, वो क्या आएगी, इन तीनों का योग आकर इसके इक्वल हो जाती है। बात को नोट कीजिएगा आप कि I यहाँ से धारा गई, यहाँ के क्या गई, इसका कुछ मान, कुछ वैल्यू I1 में गई, कुछ वैल्यू क्या गई I2 में गई, I2 यहाँ गई, और कुछ क्या गई I3 R3 में चली गई। I1 यहाँ, I2 यहाँ और I3 यहाँ। तो ये जब वापस से तीनों एक में मिलेगी, यहाँ से और नीचे से जब आएगी और तीनों जब योग होगी तो वो कहाँ मिलती है, बिंदु बी से हमारी कुंजी की तरफ बेंट्री में चली जाती है, प्लस से माइनस की ओर निकलती है। तो यहाँ वोल्टेज V1, V2 एंड V3 परिभाषा भी हो गई। अब देखिए ओम के नियम से हम क्या कहते हैं, R1 में प्रवाहित धारा। अब देखिए अलग अलग वैल्यू क्या है, अलग अलग वैल्यू हमारी क्या है, यानी यहाँ वोल्टेज हमारी V, यहाँ वोल्टेज V, यहाँ वोल्टेज V। अब मैं कहता हूँ R1 में जो प्रवाहित धारा है, धारा यानी I1 बराबर क्या होती है, V अपॉन R1, V सेम अपॉन R1, यानी ओम के नियम से हमें पता है V I R होता है, V बराबर IR होता है। तो इसके हिसाब से करें V बराबर IR, तो देखिए R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V अपॉन R1, क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए आप। और हम करेंगे R2 में प्रवाहित धारा I2 V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। एंड अब हम करेंगे R3 में I3 V अपॉन R3, ये 3 इक्वेशन हो गई। अब देखिए I को मैं क्या कर लेता हूँ, 1 मानता हूँ, यानी इसका क्या करता हूँ मैं, तुल्य धारा माना। तो अब देखिए तुल्य धारा I क्या हो जाएगी, I1, I2 एंड I3। I बराबर I1 का मान V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3 आया। कॉमन आ रहा है, इन तीनों में आपको कॉमन नजर आ रहा होगा V हमने बाहर निकाला, तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। I बराबर ये हो गया, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए आप। तो ये हमने माना। अब मैं एक इक्वेशन देता हूँ, एक कंडीशन है कि ये जो सारा मैंने प्रतिरोध लिया है, जितने R1 लिया, R2 लिया एंड R3 लिया, इन सबको मैं 1 मानता हूँ। यानी मैंने ये कहा कि इन सबको मैं 1 मानता हूँ, यानी ये प्रतिरोध ले लिया, पहले ले लिया मैंने, धारा जा रही यानी RP ले लिया, समांतर को P से दर्शाते हैं, RP ले लिया। तो यहाँ से I और RI भी धारा जा रही है, V ये जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होता है, धारा कितनी गई, V अपॉन R गई। तो तुल्य धारा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि I बराबर V अपॉन R हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन नंबर 5 देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 4 व 5 की तुलना से, कंपैरिजन से 4 व 5 से आपको क्या दिख रहा है,
आई से आई कैंसिल आउट हो रही है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है। तो अब v बराबर v अपॉन r बराबर v1 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 एंड 1 अपॉन r3 आया। अब देखिए ये इसके इक्वल, इसको भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो एक नई वैल्यू हमारे समांतर क्रम संयोजन में निकल के आ रही है और आपको दिख भी रहा होगा कि 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 एंड 1 अपॉन r3, ये हमारे समांतर क्रम संयोजन का नया फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा होगा, आप ये देखते हो कि सर श्रेणी में तो ये आया और समांतर में ये आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये हमारा श्रेणी का होगा, क्योंकि इसमें जो सीरीज हमने लगाई है इसको कैसे डिफाइन करोगे कि सीरीज आपने एक ये लगाई, इसी के साथ आपने ये लगा दी और इस एक ही क्रम में, एक क्रम का मतलब यहाँ 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 तीनों में एक लगाई, तो इसका योग, इसका योग और इसका योग इक्वल आ रहा है, यानी r बराबर r1 r2 एंड r3। अब इसमें हमने क्या लिया, 1 अपॉन r1 का मतलब कि ये क्या दे रहे हैं, हम बट्टा में दे रहे हैं, आप समझा रहे हो क्या कि इधर इधर और इधर, यानी ये क्या आ गया इसके बट्टे में, ये इसके बट्टे में, तो आप इससे ये समझ सकते हो। ओके दोस्तों, तो अब मैंने ये क्वेश्चन ली कि अब जो ये चीज़ ली है मैंने, यानी ये जो मैंने फॉर्मूला निकाल के दिया है, तो इसके हिसाब से एक हम अन्य फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसका। देखिए कैसे, अगर आप ये कहते हो कि मैंने 3 प्रतिरोध लिए 1 2 एंड 3, तो अब मैं 2 ले लूँ, तो यानी 1 अपॉन r बराबर 1 अपॉन r1 एंड 1 अपॉन r3, इसका क्या मीन है, यानी तीसरा प्रतिरोध मैंने यहाँ नहीं लिया, मैंने इसको हटा दिया। ओके, तो अगर आपको समांतर क्रम संयोजन चाहिए तो आपको कोई 2 प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 4 लोगे तो 1 अपॉन r की 4 और आ जाएगा, 5 और आ जाएगा, तो मैंने यहाँ 2 लिए। अब देखिए r1 r2 r1 प्लस में r2 गुणा कर दिया, इधर नीचे इन दोनों का गुणा कर दिया। अब 1 अपॉन r1 है, अब मैं कर दूं r, तो ये पलट देंगे r1 r2 एंड r1 प्लस r2, ये 2 फॉर्मूले के निकल के आते हैं। इसके बाद आप ये लिख लीजिएगा कि आपको ये लिखना है कि यदि 2 प्रतिरोध, अगर हम समांतर क्रम संयोजन में किसी 2 प्रतिरोधों के ऊपर विचार करें तो इसके बाद आपको ये लिखने हैं, इसके बाद निकाल कर लास्ट में ये फॉर्मूला निकाल देना है। अब ये जो फॉर्मूले निकाले हैं हमने, इनका मीन क्या है, इसका तो मैंने आपको बता दिया। इसका क्या है कि अगर आप कोई 2 प्रतिरोध लेते हो तो ये जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आप हल करोगे तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्वेश्चन भी हम किस हिसाब से हल कर सकते हैं कि क्वेश्चन आया कि एक प्रतिरोध लिया आपने 3 वोल्ट का, एक लिया 4 का, यानी 3 ओम का एक लिया, फिर 4 ओम का लिया, एक 5 ओम का, उसी हिसाब से देखेंगे। तो हम क्या करें, उनको बट्टे में लगा दिए 1/3 1/4 एंड 1/5। अब देखिए क्वेश्चन बुक के हिसाब से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कि एक विद्युत परिपथ बनाया 1 ओम 2 ओम 3 ओम, ये बना दिया 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े और 6 वोल्ट की हमने बैटरी भी लगा दी। तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का मतलब जितने भी हमने प्रतिरोध लिए वो क्या। देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं कि R1 1/R1 1/R2 एंड 1/R3, 1/1 1/2 एंड 1/3, कितना आया लघुत्तम 6। आंसर आएगा दोस्तों इसका, आप निकाल लीजिएगा 6/11 ओम
ये हमारा R1 आया। अब पूछा इसने परिपथ में धारा यानी I प्रवाहित हुई, कितनी हुई? V/R। वोल्टेज 6 दिया है, इसका आंसर 6/11 आएगा, तो मतलब 6 × 11/6 यानी इससे कट गया 11 एम्पियर की हमारी धारा भी प्रवाहित हो गई। इसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध यानी R1 में कितनी गई, R2 में कितनी गई एंड R3 में कितनी गई, ये भी हम निकालते हैं। यानी R1 में आप देखोगे तो 6 एम्पियर की धारा जा रही है और इसमें जा रही है 3 एम्पियर की और इसमें जाएगी 2 एम्पियर की धारा। अब कैसे निकालोगे? यानी V बराबर हमें पता है IR होता है, हम चाहेंगे I क्या हो जाएगा? V/R। इस हिसाब से हम निकालेंगे। V का मतलब 6, R का मतलब हमने 6/11 निकाला है, इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन और आ जाए, मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को एक हिसाब से जोड़ देते हैं। कैसे? एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, A से B तक आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालोगे? ये यहाँ जोड़ दिया, ये यहाँ जोड़ दिया और ये यहाँ जोड़ दिया, इसके बाद एक पैरेलल जोड़ देगा। अब आपको बताना है कि A से B तक कितनी वोल्टता जा रही है। मान लिया ये 1 है, 2 ओम है, 3 ओम है और ये 4 ओम का है। A से B तक कैसे निकालो? तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि A से यहाँ एक बिंदु ले लीजिए C एंड यहाँ ले लीजिए D। तो A से C तक निकालोगे तो आपको ये नजर आएगा कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ये कौन से इक्वेशन में आता है? तो आप देखोगे कि ये पैरेलल में आता है यानी समांतर में आता है। समांतर में कैसे? इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। इसका हम उस हिसाब से निकाल देंगे। मान लिया इसका एग्जाम हमारा उत्तर कितना आया? 6 आया। इसका कितना आया? मान लीजिए हमने 6 आया, इसका 6 आया, तो इसके बाद में हम 4 ओम इसका जोड़ेंगे। कैसे? ये हमारा समांतर क्रम में। इसके बाद जो यहाँ जो सीरीज बनेगी, यहाँ हमारी जो सीरीज बनेगी वो इस सीरीज के साथ में क्या होगा? उसका योग। यानी एक सीरीज हमारी 6 ओम की, ये हमने 4 ओम की मिलाई, तो ये कौन सी सीरीज बनी? हमारी श्रेणी क्रम संयोजन में बनी। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने देखा R बराबर R1 प्लस R2 एंड R3 आया। तो इस हिसाब से इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो A से B तक हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारे इसके क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रॉन की गति से कोई एनर्जी उत्पन्न होती है क्या? इलेक्ट्रॉन की गति से कोई एनर्जी उत्पन्न होती है क्या? वही क्वेश्चन हम जो पूछा गया था वो इस टॉपिक में हम देंगे। यानी विद्युत, नया टॉपिक का नाम है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी क्वेश्चन ये था कि जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मान लिया तो कोई कंडक्टर है मेरे पास, चालक है, उस चालक में क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे, यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बहुत सारे मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, और ये हमारी वायर है और यहाँ से वायर जा रही है A से। अब देखिए अगर आप बटन के स्विच को ऑन करते हो तो आपने क्या दी? बल लगाया बटन के ऊपर, और बटन से निकलने वाली एनर्जी यानी बाहर से कुछ वोल्ट मैंने क्या दिया? करंट इस एक इलेक्ट्रॉन को दिया। मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बैठा है बेला, उसके पास क्या जाएगा? करंट जाएगा। वो करंट क्या हुई? मैंने यहाँ से क्या दिया दोस्तों? कार्य किया। मैंने क्या लगाया? बल लगाया, कार्य किया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ बैठा था, इसके ऊपर क्या लगा? बल लगा। बल लगने से ये क्या करेगा? दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा। फिर ये तीसरे से, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा। जैसे जैसे इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होगी, और ये यहाँ से जो प्रतिरोध हमने निकाला वो यहाँ तक पहुँच जाए। क्या ये पहुँचता है? नहीं पहुँचता, ये नहीं पहुँचता। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ क्या जोड़ा जाता है? प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। कैसे? कि जो ये कंडक्टर होता है इसमें धातु के कुछ आयन होते हैं,
धातु के कुछ आयन होते हैं। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ धातु का आयन है, इसके ऊपर जैसे ही टकराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो स्पीड मान ली इसकी 10 की है, इसकी स्पीड इसके टकराने के बाद कितनी रह जाएगी, 9 की रह जाएगी। और ये 9 की स्पीड इससे टकराएगा तो उसकी स्पीड वापस क्या हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक क्या पूछती है, मान लिया यहाँ से मैंने 10 की स्पीड से बल लगाया तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी स्पीड 9 रह जाएगी। ये बात है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की गति में कोई क्या एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। कैसे कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन करता है, वहाँ से कुछ हीट निकलती है, कुछ उष्मा निकलती है। क्या निकली, कुछ उष्मा निकली। उष्मा कितनी निकली, मान लिया पॉइंटों में नहीं, 0.5 निकली, मान लिया निकली। अब निकली तो इसके बाद के अंदर जो इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा तो थोड़ी और निकली, तीसरे से निकालेगा तो थोड़ी और निकली। जैसे जैसे धातुओं के साथ उसकी टक्कर होती है उससे एनर्जी निकलती है। अब यहाँ से उसकी गतिज ऊर्जा इसके पास थी, अब टकराएगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। गतिज ऊर्जा का मतलब आप समझते हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन भागते हुए आ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके पास है, अब वो उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाएगी। तो वहाँ क्या लगता है, एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी वहाँ क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है। वो हीट क्या है, हमारा विद्युत का तापीय प्रभाव होगा, वो हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका आंसर मैंने दे दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की गति से हीट उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। तो आपने ये देखा होगा कि जब पंखा चलता है तो पंखा चलने से वो गर्म हो जाता है, जलता है। आप देखते हो कि प्रेस गर्म क्यों होती है, हमारी जो इस्त्री करने वाली प्रेस है वो गर्म क्यों हो जाती है, वो इसी कारण से होती है। और आप देखते हो गीजर क्यों चलते हैं, हीटर क्यों चलते हैं, वो इसी कारण गर्म होते हैं। यानी जितनी आप इसको हीट देते हो ना, जितनी आपने बल लगाया, अपनी वोल्टता दी है, उतनी वोल्टता की आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इन प्रतिरोधों में क्या जोड़ा जाता है, एक विक्षुब्ध प्रतिरोध जोड़ा जाता है, विक्षुब्ध प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अब ये विक्षुब्ध प्रतिरोध क्या होता है, एक छोटी सी वायर होती है दोस्तों, जैसे मैंने बताया था प्रतिरोधक क्या होता है, जोड़ा था, उसी हिसाब से ये विक्षुब्ध प्रतिरोध होता है जो परिपथों में जोड़ा जाता है। ये कि क्या काम आता है, आपने कहा कि यहाँ से मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, 20 वोल्ट की एनर्जी दी, क्या दी, 20 वोल्ट की एनर्जी दी। तो 20 वोल्ट की दी, तो मैंने यहाँ ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन की टक्करों से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी और कम हो जाती है। तो विक्षुब्ध प्रतिरोध क्या करेगा, जितनी आपने एनर्जी दी है उतनी ही एनर्जी आपको बाहर मिलेगी। यहाँ आपने 20 की दी है तो यहाँ भी आपको 20 की ही मिलेगी, इसलिए विक्षुब्ध प्रतिरोध लगाया जाता है। आप देखोगे कि प्रेस आपने गर्म की, प्रेस इस्त्री करने वाली प्रेस है, आपने ये कहा आपने 220 वोल्ट का करंट दिया, हमारे घरों में 220 वोल्ट का करंट होता है, वो उसको कन्वर्ट करके हमें देता है। तो 220 वोल्ट का करंट है, तो आपके तो मेरी प्रेस 220 वोल्ट के ऊपर मेरी प्रेस एकदम फुल गर्म हो जाएगी। तो वो क्यों होगी, क्योंकि बाहर से आपने 220 वोल्ट दिया तो यहाँ तक पहुँचा तो वो 220 वोल्ट ही ग्रहण करेगा। ये कारण होता है विक्षुब्ध प्रतिरोध का। वो जितनी ऊष्मा बाहर से दोगे उतनी ऊष्मा कन्वर्ट करके आपको वो दूसरे बिंदु पर देगा। गीजर भी आप देखते हो इसी हिसाब से चलते हैं, हीटर देखोगे आप इसी हिसाब से वो चलते हैं। यानी जितने भी प्रभाव हैं वो तापीय होते हैं, यानी टेम्परेचर आप कितना रखते हो वो डिपेंड करता है हमारे विद्युत इलेक्ट्रिक पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम विद्युत प्रभाव यानी का तापीय प्रभाव एवं हमारे जो लास्ट टॉपिक है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।